कुछ मोइन भाई कुछ नेटवर्क का इश्यू आया था। इसमें ना इनवाइट करने का ऑप्शन है। अगर जो साथी आपकी फ्रेंड लिस्ट में है उनको आप इनवाइट कर सकते हैं, और उसके लिए हम 2 मिनट रुक सकते हैं, फिर शुरू कर देंगे। ओके। दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। 8 लोग आ गए हैं और बाकी के साथ ही आ जाएंगे। मेरा कहना यह है कि ये भी माना जाता था, लास्ट बात मेरी ये थी, और मैं ये भी कहूँगा कि जो भाइयों ने वहाँ कमेंट कर रखे थे, वो अगर कोई सवाल हो तो मुझे यहाँ भी डाल दें, वो हम उन पर भी बात करेंगे। कहना यह है कि ये भी माना जाता था कि भाई जिस साल उस पेड़ में फूल सबसे ज़्यादा आएंगे उस साल मानसून जो है बहुत अच्छा रहेगा, संबत बहुत अच्छा रहेगा। अब आप ये समझिए, एक पेड़ से वस्तु विनिमय की प्रणाली का विकास, देवत्व की अवधारणा का विकास, पाप और पुण्य की अवधारणा का विकास, लोकगीत और संगीत और खेल का विकास, और मानसून संबंधी आंकड़े, एक पेड़ से क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं। अब ये एक पेड़ जो उनको सिखाता है, या आदिवासियों ने जिस सोच और समझ से उसको सीखा, वो वैचारिक निर्मितियां एक दर्शन का विकास करती हैं। और ये दर्शन सामूहिकता का, सहजीविकता का और सहअस्तित्व का है, कि आपको सामूहिकता में, सहजीविता में और सहअस्तित्व में विश्वास करना होगा, और आपको प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना होगा, जीवन जीना होगा। अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको तमाम वैश्विक समस्याओं के साथ जूझना पड़ेगा। मैंने जिस तरीके से वस्तु में ये आदिवासी दर्शन के लिए जिस पत्र का जिक्र किया, उस पत्र को अगर विश्व के देश या सिर्फ जो पर्यावरण मंत्री जो उनका होता है, अगर वो पढ़ ले, या अगर उन चीज़ों को मोहिन भाई ये देखिए ना, मैं लाइव ग्रुप पे हूँ या टाइमलाइन पे हूँ, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं भूल गया जल्दीबाजी में फिर से। तो मेरा कहना यह है दोस्तों कि सिर्फ ये जो चीज़ें हैं ये मिलकर एक दर्शन का निर्माण करती हैं। अगर तमाम देशों के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, या इस तरह के लोग हैं, अगर इस पत्र को इस पत्र को मैं उपलब्ध करवा दूंगा जो भाई पढ़ना चाहें, लेकिन अगर ये हमारे देश की टाइमलाइन पर दोस्तों मुझे माफ़ करना, मैं टाइमलाइन पे नहीं होना चाहिए हूँ। आप फिर से देखिए एक बार मोहिन भाई, मैं लाइव टाइमलाइन पे हूँ या वहाँ पे हूँ, क्योंकि अगर टाइमलाइन पे हूँ तो हमें फिर से वहीं शुरू करना पड़ेगा। ग्रुप पर ही हूँ। एक बार सुभाष जी फिर से देखिए ना। अच्छा, पेज की टाइमलाइन पे, मतलब पेज पर ही होना। ओके।
ओके ओके। दोस्तों, कहना यह है कि एक पेड़ से वस्तु विनिमय, धर्म, आदिवासी विज्ञान, थैंक यू देव, मानसून संबंधी आंकड़े, उदात्त आदिवासी परंपराएं, आदिवासी जीवन दर्शन को अर्थपूर्ण रूप में समझा जा सकता है। और देश के राजनयिकों को इस चीज़ को समझ के अपने अपने देशों में इन नीतियों को लागू करना चाहिए। थैंक यू रविंद्र, ग्रुप पे ही हूँ। ओके। अब ये जो वैश्विक एक सवाल ये भी है कि भाई ये दर्शन किस तरीके से डेवलप होता है, और ये दर्शन एक्चुअली आता कहाँ से है। वैश्विक समस्याओं से विश्व को बचाने के लिए शिक्षित मनुष्य इस दर्शन को अप्लाई कर सकता है, या इसको पढ़ सकता है, इससे गुजर सकता है और इसको मान सकता है। अब सवाल ये है कि दर्शन एक्चुअली लोगों को मिलता क्यों नहीं है, लिखित रूप क्यों नहीं है। सबसे बड़ा सवाल इसका ये है, ये अपनी ऊर्जा जो है ग्रहण करता है अपने पुरखों से, और ये समुदाय विशेष की स्मृतियों में, अपने उनके जीवनानुभवों में ये परंपराएं, ये दर्शन जीवित रहता है। और यही कारण है कि इसका लिखित फॉर्म नहीं है, रिटन फॉर्म नहीं है। ओके, थैंक यू। तो इसका चूंकि रिटन फॉर्म नहीं है कहीं भी, इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं, ये दर्शन नहीं है। और ये भी है, एक सैमुअल जी ने कहा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि लास्ट में बताऊंगा अभी आपको, कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस परंपरा को, इस दर्शन को आगे बढ़ाएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है विश्वास करने की, कि कैसे इनको विश्वास करें। तो आपको आदिम पुरखे जो हैं, जो आदिम पुरखा दर्शन है, जो बुजुर्ग हैं, और ये दर्शन आपको उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा मिलेगा। मैंने ये चीज़ें, जैसे पीलू के साथ हमारी ज़िंदगी, हमारा बचपन गुजरा, लेकिन जब हमने चीज़ों को उस नज़र से देखा कि वो हमें क्या क्या सिखाता है, तो हमें मालूम चला कि मानसून संबंधी आंकड़े, वस्तु विनिमय, देवत्व की अवधारणा, पाप पुण्य की अवधारणा, ठीक है, प्राकृतिक और मानसून संबंधी आंकड़े, तो इन चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। मैंने आपसे कहा कि पर्यावरण विमर्श और आदिवासी विमर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो खाद्य जाल जो आपने पढ़ा है साइंस में, उसका जो निर्माण होता है, उसमें आदिवासी एक घटक का काम करते हैं। अगर उस समुदाय विशेष के साथ कुछ गलत होगा तो वह इकोसिस्टम प्रभावित होगा, क्योंकि वो उस तरीके से काम करते हैं कड़ी के रूप में उस खाद्य जाल में। भारतीय संस्कृति में आप सबको पता है, आज मिथकों का सबसे बड़ा संघर्ष है, मिथकीय संघर्ष है। आप अपने सवाल भी साथ साथ डालिएगा। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि प्रकृति का ये जो वैश्विक समस्याएं हैं, जो समस्याएं पैदा होती हैं, अगर प्रकृति का कोई उपादान बोलने में सक्षम होता तो सबसे पहले यही कहता कि पृथ्वी का मनुष्य इस पृथ्वी पर बोझ है। केन्याई आदिवासी लेखक और दार्शनिक है जॉन सैमुअल मिप्ती। उन्होंने कहा है कि आदिवासी धर्म और दर्शन के अध्ययन में बाहरी दुनिया को सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि इस दर्शन के बारे में कुछ लिखित नहीं है, कुछ रिटन फॉर्म में नहीं है। यह सिर्फ आदिवासी समुदाय के प्रत्येक लोगों के दिल, दिमाग और रीति रिवाजों में संरक्षित है, जिसका वाहक पूरा समुदाय है। इस दर्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह दर्शन इस समुदाय में, इसकी परंपराओं में जीवित रहता है। यह दर्शन सामूहिकता का, सहजीविता का, सहअस्तित्व का है। प्रकृति के साथ आवयविक संबंध बनाते हुए जीवन यापन का है। तमाम वैश्विक समस्याओं को लेकर, आप किसी भी तरह की समस्याएं हो, आप देख सकते हैं वो सभी प्रकृति के साथ छेड़खानी की वजह से पैदा होती है। अधिकांश समस्याएं, 99% समस्याएं आपको सारी ऐसी मिलेंगी जो इसलिए हमारे सामने उपस्थित हुई क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़खानी की। जो मैंने रेड इंडियन आदिवासी मुखिया के पत्र का मैंने थोड़ा सा एक अंश पढ़ा, जिसमें वो ये कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को कि आप हमसे वो चीज़ मांग रहे हो जो हमारी है ही नहीं। मतलब अगर आदिवासी दर्शन ये कहता कि भाई
हम उपभोक्तावादी होता या मार्केट पे ध्यान देता, तो उनमें आज जो पूंजीपति लोगों में जिन लोगों की गिनती है वहाँ आदिवासी होते हैं। क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर ये पूंजीपति बने या जिन जिन चीज़ों से लेकर इन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की, अपने पास पैसा कमाया, उसमें माफ़ कीजिएगा एक फ़ोन आ गया था, इसी वजह से पिछली बार कट गया था। तो जो समस्याएं आई उसमें जिन चीज़ों से इन्होंने अपने आप में खुद के लिए पैसा अर्जित किया, उसमें प्राकृतिक उपादान ही थे। अगर प्राकृतिक उपादानों का ये प्रयोग नहीं करते, अधिकांश फैक्ट्रियां आप देख लीजिए, तो आदिवासी एक संरक्षक की भूमिका में काम करते हैं। उनकी सोच और उनका विचार, उनका जो दर्शन है वो रचाव और बचाव का दर्शन है। वो रचने में और बसने में विश्वास करते हैं। अब मैं आप लोगों को सवाल भी करूंगा और उसके साथ साथ हम बात करेंगे। क्या आदिवासी दर्शन आज के विकास की अवधारणा के ठीक विपरीत है? तो क्या अभी भी आदिम साम्यवादी समाज है, उनमें कोई ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं हुआ? विकास की अवधारणा की ठीक विपरीत तो नहीं है, लेकिन जिसे हम विकास समझ रहे हैं वो दरअसल विनाश की जड़ है। आप देखिए कि आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि आप मैंने एक उदाहरण आपको बीच में दिया था। आदिवासियों का ये मानना है कि जीवन यापन के लिए प्रकृति और प्रकृति के उपादान काफ़ी हैं, फिर प्रकृति से छेड़खानी क्यों? जब हम आप विशाखापट्टनम की कल परसों की आपने खबर सुनी कि गैस लीक हुई फैक्ट्री से, तो अब ये फैक्ट्रियां स्थापित करना और उसमें जो ये हम विकास के लिए जो एक दूसरे देश अपने अपने विकास के एजेंडे में जो होड़ में मचा हुआ है, तो वो जिन चीज़ों का दोहन कर रहा है वो चीज़ें मानव सभ्यता के विरोधी हैं और प्रकृति के विरोधी हैं। तो आदिवासी दर्शन ये कहता है कि जब आपकी आवश्यकता की चीज़ें प्रकृति में मौजूद हैं, फिर उनसे अनावश्यक छेड़खानी किस लिए? सवाल ये है। जैसे मैं बताऊं, मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ की नदी का पानी एकदम ब्लैक है। वो गुजरात से होती हुई दमन में आती है, दमन गंगा उसका नाम है। उसका पानी एकदम ब्लैक है। मैंने कभी काली नदी, इतनी काली नदी नहीं देखी। बाद में पता लगा तो मालूम चला कि सभी फैक्ट्रियों का डस्ट इस नदी में आता है और फिर नदी ने पूरे समुद्र को काला ब्लैक कर रखा है। पूरा किनारा आप देखेंगे। तो अब उस पानी को जो भी जानवर पिएगा वो बीमारियों से ग्रसित होगा, उसको तमाम तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। वो पानी किसने ब्लैक किया, किसने खराब किया, उसमें केमिकल क्यों डाले, फैक्ट्री का डस्ट क्यों आया? हमने माफ कीजिए, मैं से आदिवासी समुदाय आज की हम परिस्थिति में देखें तो कई समुदाय जो हैं अपनी जो उदात्त परंपराएं थी उनको बहुत हद तक भूल चुके हैं। दहेज की जो एक जो कॉन्सेप्ट आया है, जो नव नौकरशाह वाला जो कॉन्सेप्ट है, उससे भी खतरनाक, उसने इस समानता की चीज़ों को तोड़ा है। स्त्री पुरुष समानता मैंने क्यों बोला था? क्योंकि जब आदिवासी समुदाय झूमिंग कृषि करते थे तो वो अपने साथ स्त्री को साथ में लेके जाते थे और साथ साथ खेती करते थे। अब क्या है कि वो कृषि के माध्यम बदले, उसके बावजूद भी जो आदिवासी आज भी किसानी से जुड़ा है या खेती किसानी मजदूरी से जुड़ा हुआ है, आज भी श्रमिक जो हैं, आपने देखा होगा श्रमिक महिलाएं बच्चे के साथ, पुरुष के साथ एक कंस्ट्रक्शन सेंटर पे खड़ी रहती हैं। तो इसका मतलब वो हैं के साथ मिलके मेरा कहना ये है कि जब इनके यहाँ उदात शादियों लिया थी, घोटुल थी, भगोरिया थी, घोटुल थी, तो उन्हें इवन नवकरण में भी मैं आपको बात बताऊं, व्याकरण भी इन समुदायों के लिए नहीं था। इनके यहाँ विधवा विवाह की समस्या भी नहीं थी। मैंने
जिक्र किया है, जिसमें मृत पुरुष के छोटे भाई के साथ स्त्री की शादी कर दी जाती थी, और ये मेरे समुदाय में है। तो हमें ना विधवा विवाह की समस्या थी, ना प्रकृति को पूजते थे, तो ना किसी धर्म को बचाने की जरूरत थी। तो ये जो हमारा नवजागरण पुनर्जागरण है, ये भी कॉन्सेप्ट कभी भी इन समुदायों के लिए नहीं था। मुझे लगता है कि आदिवासियों को चलना ही पड़ेगा, बचना मुश्किल है। हाँ, सुबह के साथ रवैया अपनाएंगे, गाँव के गर्त में उनके गाल में फंसते चले जाएंगे। तो और आज थोड़ा सा हम दो जगह लाइव चले गए, तो अगर हम कोशिश करेंगे, अगर दोनों वीडियो मर्ज होकर हम एक जगह डाल दें तो। बाकी साथी भी कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर करें। और ये जो समानता है ना, जैसे पहले शिकार खेलने जाते थे तब एक छोटे बच्चे को भी, जैसे किसी परिवार में कोई बड़ा आदमी नहीं है और एक बच्चा है छोटा, तो छोटे बच्चे को भी गांव वाले लेके जाते थे साथ में। क्यों लेके जाते थे? क्योंकि और उसको वो कुछ भी काम नहीं करता था, फिर भी वे उनको बराबर का हिस्सा उसको दिया जाता था। वो क्यों दिया जाता था? कि भाई इसके परिवार में कोई इस लायक नहीं है कि वो काम कर सके, और उसको इसलिए दिया जा रहा है ताकि इस परंपरा को वो अपने पीरियड में आने वाले समय में निभाता चले। तो ये है सामाजिकता, और सहजीविता भी यही है। जैसे आदिवासियों में किसी भी तरह का कोई, जैसे कोई भी गीत गायन भी है, कुछ भी है, तो उनको एक मंच चाहिए। मंच के बिना, मंच है तो एक गायक कलाकार के अलावा अगर नाचने वाले नहीं है तो भी वो संगीत अधूरा है, अगर दर्शक नहीं है तो भी अधूरा है। तो ये जो सब पूरा मंच, दर्शक और ये सब मिल के जो समूह बनता है, जो सामूहिकता बनती है, उससे एक चीज़, एक धुन निकलेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यूनाइट होने का, प्रकृति को देखने का नज़रिया, ये सब मिलकर एक दर्शन का विकास करते हैं जो उत्तर आधुनिकता के दौर में विश्व को बचाने में सफल हो सकता है। दोस्तों, कोई सवाल और हो तो उनका स्वागत है। क्या जातिवाद नहीं होता तो आदिवासियों में, कबीलों में बंटाना क्या है? मैं सवाल समझा नहीं मोहन भाई। क्या जातिवाद नहीं होता आदिवासियों में, कबीलों में बंटाना क्या है? मैं समझा नहीं आपकी बात, फिर भी मैं जातिवाद बनाम आदिवासियत को बात बताऊंगा कि जाति के संबंध में बी आर अम्बेडकर जी ने भी जो अपने चौथे खंड में लिखा है, तो उसमें जो अन्य जातियों का जिक्र किया, जो विमुक्त और घुमंतु जातियों का जिक्र किया, उसमें भी कई समुदाय नहीं आते हैं। हमारे यहाँ जाति का कॉन्सेप्ट मानसिकता से मैं मान के चलता हूँ। जैसे मेरा समुदाय, जैसे हम लोग पूर्वी राजस्थान में, तो हम किसी तरीके का जातीय मेरा ही समुदाय, तो ये एक कार वाली बात है, किसी के प्रति नजरिए की बात है। हमारे यहाँ हम समुदाय को लेकर अध्ययन पर अधिक विश्वास करते हैं, और मेरा ये मानना है कि आप प्रजातिगत किसी का अध्ययन करोगे, तो मैं अक्सर न्यूज़ एंकर जब भी न्यूज़ देखता हूँ, मैं आपसे भी कहूँगा सब लोग साथियों से कि न्यूज़ एंकरों का प्रजातिगत अध्ययन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा कि उसके एजेंडे क्या है, क्यों वो बैठा है, किस तरह की चीज़ें हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, एक एक अपने यूनिवर्सिटी है आंध्रा में, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ के बीसी पिछले साल फरवरी में एक सेमिनार में आए थे, और वो अम्बेडकर ने कहा कि भाई अब हमें जाति के अलावा प्रजातिगत अध्ययन की अधिक आवश्यकता है। कबीलों को जाति की तरह देखा जा सकता है? नहीं, जाति एक्चुअली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ हमेशा आपको ऊंच नीच वाला भाव पैदा होगा। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारत में हर जाति अपने से नीची जाति ढूंढ लेती है, हर समुदाय बराबर हक रखता है। समुदाय में वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो एक जाति के अंतर्गत होता है। जाति में हमेशा अमानवीयता वाला व्यवहार की अधिक संभावना होती है।
हाँ बिल्कुल, जैसे एक ही इलाके में रहने वाले दो जनजातियों में परंपराएं अलग अलग होती हैं सुभाष जी। जैसे हमारे यहाँ गरासिया और भीलों में, गरासिया और मीणों में, और गरासिया और बंजारों में बहुत अंतर है। इन सारे समुदायों में एक ही जगह रहने के बावजूद, जैसे बांगड़ एरिया में मीणा भी हैं, बंजारे भी हैं और भील भी हैं, लेकिन तीनों में विशेष अंतर है। और दोस्तों, तो आज दोस्तों पहला लाइव था। और हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर करने की, इस चीज़ को स्थायी रूप से बना सकें। और अलग अलग विषयों पे आज से शुरुआत है इसकी। कल आपको और भी कई चीज़ें, कल आपको मैंने आपको बताया एक एक के बारे में। कल बाकी बाकी साथी भी आपके साथ आएंगे, लाइव जुड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो दोस्तों, मेरी बात लगभग हो चुकी है। आपके सवाल और भी हैं तो आप डालिएगा, मैं कमेंट करके उनका भी जवाब दूंगा। आप सभी को जोहार।